तो स्लैब को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्लैब होती क्या है, स्लैब की टाइप्स कौन सी हैं, क्योंकि स्लैब की टाइप्स के हिसाब से उनकी रीइंफोर्समेंट की डिटेल भी चेंज हो रही होती है। तो बेसिक दो टाइप्स हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब को अगर डिस्कस करें तो आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब का स्केच है। एल वाई इसका लॉन्गर स्पेन है और एल एक्स शॉर्टर स्पेन है। अब अगर लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन की रेशो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगी तो उस केस में उस स्लैब को हम कहेंगे वन वे स्लैब है। ठीक है। इसी तरह लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन की रेशो अगर लेस देन 2 होगी तो उस स्लैब को हम कहेंगे ये टू वे स्लैब है। एक तो कैरेक्टराइजेशन इस बेस पे होगी, स्पेन्स की रेशो की बेस पे। देन इनका जो मैकेनिज्म है, लो ट्रांसफर मैकेनिज्म, वो भी डिफरेंट है और सपोर्ट कंडीशन भी डिफरेंट होती है। अगर वन वे स्लैब की बात करें तो वो दो साइड्स पे सपोर्ट होती है, यानी उसकी दो साइडों पे, अपोजिट साइडों पे कॉलम, सॉरी बीम या वॉल हो सकती है जो सपोर्ट है नीचे। बाकी दो साइडें क्या होगी, वो फ्री होगी। इसको हम कहेंगे वन वे स्लैब। अब इस पे जब लोड आएगा तो बेंडिंग किस तरह होगी, इस तरह बेंडिंग क्रिएट होगी इसमें, यानी एक डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब ऑल फोर साइड पे क्या होती है, सपोर्टेड होती है, यानी बीम या वॉल क्या होती है, चारों साइडों पे होती है। इसको टू वे स्लैब कहते हैं। अब इसमें बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। यानी एक तो स्पेन की बेस पे इनमें डिफरेंस है, दूसरा सपोर्ट कंडीशन की बेस पे डिफरेंस है, तीसरा इनका जो बिहेवियर है, बेंडिंग देखो, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, उसमें डिफरेंस है। इसमें बेंडिंग एक डायरेक्शन में होती है, इसमें बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होती है। ये हो गया वन बाई टू वे स्लैब में डिफरेंस। किसी को क्लियर ना हो तो पूछ सकता है। क्लियर है। आगे यही बातें लिख रहा है कि वन वे और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है। स्लैब्स आर सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन टू अपोजिट साइड, वही बात हमने कर ली कि दो साइडों पे सपोर्ट होती हैं, दो साइडें फ्री होती हैं। टू वे के केस में स्लैब्स आर सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स। मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड ऑन शॉर्टर स्पैन। ये आगे मैं बताऊंगा मेन इन्फोर्समेंट क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट क्या होती है, इनका पर्पस क्या होता है। अभी आप ये समझ लें कि वन वे स्लैब में मेन इन्फोर्समेंट जो शॉर्टर स्पैन है उस डायरेक्शन में देते हैं। यानी अगर ये स्लैब है तो शॉर्टर स्पैन ये वाला है, तो मेन स्लैब, मेन रिइंफोर्समेंट जो मेन स्टील है वो इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाए अलोंग दी शॉर्टर स्पैन। क्योंकि बेंडिंग क्या है, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो मेन इन्फोर्समेंट का बेसिक पर्पज है बेंडिंग को रेजिस्ट करना, इस वजह से इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ टू वे स्लैब मेन इन्फोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि टू वे स्लैब में क्या था, बोथ डायरेक्शनों में क्या थी, बेंडिंग हो रही थी क्रिएट। तो मेन इन्फोर्समेंट हमने कहा किस चीज को रेजिस्ट करती है, बेंडिंग को। तो इस वजह से दोनों डायरेक्ट स्पैन्स के अलॉन्ग मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी टू वे स्लैब के केस में। लोड्स आर कैरीड अलोंग वन डायरेक्शन इन वन वे स्लैब, वही के बेंडिंग क्या है, एक डायरेक्शन में होती है। इसमें लोड्स के बोथ डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर डिफरेंस आ गया मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या फर्क है। पहले देख लेते हैं मेन बार का पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ मेन बार इज टू ट्रांसफर द बेंडिंग लोड डेवलप्ड एट बॉटम ऑफ स्लैब। एक और इस चीज इससे क्लियर होगी कि मेन इन्फोर्समेंट हम बॉटम पे देते हैं, यानी आपने स्लैब का स्टील बनते हुए देखा होगा अक्सर,
पूरा ऐसे जाल सा होता है स्टील का, ऐसे बार्स होती हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी बार्स होती हैं। अब जो मेन बार्स होंगी वो नीचे होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार उनके ऊपर पड़ी होंगी। ये आपने याद रखना है हमेशा कि मेन बार बॉटम पे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार उनके ऊपर पड़ी होती है। क्योंकि मेन बार बॉटम पे क्यों होती है? वो कह रहा है कि बेंडिंग लोड डेवलप होता है कहाँ पे? बॉटम ऑफ स्लैब पे। तो मेन बार का पर्पस क्या है? किसी चीज को रेजिस्ट करना, उस बेंडिंग को। इस वजह से हम मेन बार अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड करेंगे और बॉटम पे प्रोवाइड करेंगे। वी प्लेस मेन इन्फोर्समेंट बार्स एट बॉटम ऑफ स्लैब टू रेजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट्स। वही बात आ गई हमारी। आल्सो यूज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर डायमेंशन बार। इससे क्या मुराद है? जो मेन बार के लिए हम स्टील यूज करते हैं उसका डायामीटर डिस्ट्रीब्यूशन बार के निस्बत ज़्यादा रखा जाता है। लेट्स से अगर मेन बार के लिए 6 नंबर का रख लें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर 4 की होगी, या इस तरह होगा। या अगर डायामीटर सेम भी रखें तो फिर स्पेसिंग हम क्या रखते हैं? अगर फर्ज करो इस केस में स्पेसिंग थी 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में, मेन बार के केस में हम क्या करेंगे? अगर 6 नहीं रखते, 4 ही रखते हैं, तो अब स्पेसिंग हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। यानी मेन बार्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि मेन बार का पर्पस क्या है? बेंडिंग को रेजिस्ट करना, और स्लैब में जो डोमिनेट चीज़ है वो क्या है? वो बेंडिंग है। ठीक है, इस वजह से या तो डायामीटर मेन बार्स का ज़्यादा रखते हैं या उनकी स्पेसिंग कम कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ मेन बार्स क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बार को अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आर यूज्ड टू रेजिस्ट द shear stresses, shear stress एंड क्रैक डेवलप्ड इन लॉन्गर स्पैन। यानी इससे क्या क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन बार हम किस स्पैन में देते हैं? लॉन्गर स्पैन में। और ये मेन बार के ऊपर होती है, मेन बार इनके नीचे होते हैं। इनका पर्पस क्या है? शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करना। और इसके अलावा जो, जैसे हमने बीम में टॉप बार्स पढ़ी थी, उनका पर्पस क्या था? टेम्परेचर और श्रिंकेज के अगेंस्ट रेजिस्ट करना। तो इसमें भी जो टेम्परेचर या श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स आएंगे, उनके अगेंस्ट क्या चीज रेजिस्ट करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन बार रेजिस्ट करेगी। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या पर्पज है? एक तो shear स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करना, दूसरा टेम्परेचर या श्रिंकेज की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी उनको रेजिस्ट करना। वी प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन बार परपेंडिकुलरली ऑन टॉप ऑफ मेन बार। वी यूज लेसर डायमेंशन। वही जो मैंने पहले बात कर ली कि मेन बार्स का के लिए जो रिइंफोर्समेंट यूज होती है उसका डायमीटर ज्यादा रखा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में जो रिइंफोर्समेंट होती है उसका डायमीटर कम रखा जाता है। अगर सेम रखें तो फिर क्या है? स्पेसिंग में डिफरेंस रखते हैं। यानी मेन बार के केस में स्पेसिंग कम होगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में स्पेसिंग ज़्यादा होगी। सिंस इट इज़ ओनली टू रेजिस्ट द क्रैक डेवलप ड्यू टू shear स्ट्रेस, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ shear स्ट्रेस को, जो टॉप ऑफ स्लैब पे स्ट्रेसेस आ रही हैं उसको रेजिस्ट करना है, बेंडिंग को रेजिस्ट करना डिस्ट्रीब्यूशन बार का पर्पस नहीं है। वी प्लेस देम इन अलोंग द लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन। तो ये डिफरेंस हो गया वन वे टू वे स्लैब में, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स और मेन बार्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को डाउट है कोई, तो पूछो आप। नो सर। क्लियर है भाई? वन वे टू वे स्लैब में डिफरेंस, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार में डिफरेंस। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं फिर। अब स्लैब की डिटेल को प्लान के अंदर कैसे शो करते हैं? अभी आप में से कौन बताएगा था ये वाली स्लैब वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है? ये वाली, ये सारी। हाँ भाई बताओ, ये वन वे स्लैब है टू वे स्लैब है? वन वे सर सर। वन वे है सर, ये वन वे। कंफर्म है? यस सर, कंफर्म है। इसमें देखो स्पोर्ट्स चारों साइडों पे है,
ये देखो इधर भी बीम पड़ा है, ये भी बीम पड़ा हुआ है, इधर भी बीम है, ये भी बीम है, तो ये 2 वे हुई ना। सर वो जो लेस देन 2 वाली थी वो है, अभी याद नहीं कौन सी थी लेस देन 2 वाली, क्योंकि इसकी डायमेंशंस जो है ना वो डबल नहीं है एग्जैक्ट। लेस देन 2 वाली कौन सी थी? 2 वे थी ना। हाँ यार सर 2 है। सर फिर वो 2 वे ही होगी, वो पता नहीं चला। देखिए 2 क्राइटेरियन है, एक तो स्पेन वाला है, स्पेन रेशो वाला, यस दूसरा स्पोर्ट कंडीशन भी तो आपने देखनी है ना। इस स्लैब के देखो चारों साइडों पे सपोर्टेड है ये, यस तो सर। ये ऑफ कोर्स 2 वे ही है। देखो इधर चारों साइडों पे बीम पड़े हैं, तो इसका बिहेवियर देखो, लो ट्रांसफर मैकेनिज्म किस तरह होगा, जिस तरह 2 वे का था। तो ये सारी 2 वे स्लैब्स है, ठीक है। अब इनके स्पेस वगैरह डिफरेंस थे तो इनको नाम दे लिया उसने S1, S2 और S3 के नाम से। अब इनका सर स्टील इनमें के, 1 वे कौन सी? ये सारी 2 वे है, सही है सर। ठीक है। तो अच्छा, जरा फुल कलवट वहाँ पर। अच्छा अब रिइंफोर्समेंट की डिटेल कैसे शो करनी है आपने? देखो एक स्पेन के अगेंस्ट इसने 2 बारें ऐसे लगाई हुई है, दूसरे स्पेन के अगेंस्ट भी बाज लगाई हुई है, और सिंपली साथ क्या लिख रहा है, बार का डाया और स्पेसिंग लिख रहा है, नंबर 3 एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ये कौन सी है? 6 इंच वाली मेन बार है। जो लॉन्गर स्पेन के अगेंस्ट दी हुई है उसका डायामीटर देखो, नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंच सेंटर टू सेंटर। अब हमने बात की थी कि मेन बार का या तो डायामीटर ज्यादा रखें या स्पेसिंग चेंज करें, तो इसने डायमीटर सेम रखा हुआ है, स्पेसिंग क्या रखी है हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में 8 इंच रखी है, ज्यादा। मेन बार के केस में 6 इंच रखी है, यानी मेन बार्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बार, और वो क्लोजली स्पेस्ड पड़ी होंगी। अच्छा, इसी तरह सब स्लैब्स के अंदर जो उनकी अलग अलग डिटेल है वो सारी वो शो कर रहा है। ये हो गया प्लेन के अंदर कैसे आपने शो करनी है डिटेल। फिर क्रॉस सेक्शंस है, क्रॉस सेक्शन उसी तरह है ऑलमोस्ट जिस तरह हमने बीम, कंटिन्यूस बीम की डिटेल पढ़ी थी ना लास्ट लेक्चर में, उसमें से हमने 4 सेक्शन कट किए थे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। इसी तरह ये भी 4 क्रॉस सेक्शन कट कर रहा है डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। पहले 2 क्रॉस सेक्शन किधर कट कर रहा है, इंटीरियर ऑफ स्लैब। इसमें अगर देखें तो क्या क्या चीज नजर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे पड़ी है ये क्या है, मेन बार है। मेन बार हमेशा नीचे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार उसके ऊपर आएगी। और टॉप पे क्या है, एक्स्ट्रा बार्स है, जिस तरह बीम के केस में था ना एक्स्ट्रा बार, वो L/4 और L/3 पे प्रोवाइड की थी, और उसका पर्पस क्या था, नेगेटिव मूवमेंट्स को रेजिस्ट करना। सेम इधर भी एक्स्ट्रा बार्स का क्या पर्पस है, स्लैब के अंदर जो नेगेटिव मूवमेंट आएंगे उनको रेजिस्ट करना। अब ये क्या चीज है, ये किस चीज की रिइंफोर्समेंट है, ये जो रिंग सा पड़ा हुआ है, और यार सर क्रॉस ये सेक्शन में कॉलम की साथ ऊपर आई हुई है। और ये बीम की है, बीम ये बीम है, बीम होता है। ठीक है। हाँ ये बीम है, आप अक्सर देखते होंगे बिल्डिंग्स में कि इस तरह स्लैब होती है, और बीम का कुछ पोर्शन ये नीचे नजर आ रहा होता है, ऐसा। बाकी पोर्शन स्लैब के अंदर क्या होता है, मर्ज होता है बीम का। अब इसको कॉन्ट्रैक्टर की जुबान में देखें तो वो कहते हैं ये बीम की लटक है जी, इतनी लटक नीचे रखनी है। लेकिन टेक्निकल जुबान में देखें तो ये बीम कौन सा है, इस बीम को कहते हैं हम टी बीम कहते हैं, ठीक है। टी बीम क्यों है, टी बीम अगर सिंपली ऐसे स्लैब पड़ी है और नीचे बीम पड़ा हुआ है और उसका कोई भी पोर्शन इस स्लैब के अंदर मर्ज नहीं है, वो कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर बीम होगा सिंपल, ठीक है। उसका डिजाइन करने का तरीका अलग है। लेकिन अगर बीम का कुछ पोर्शन स्लैब के अंदर मर्ज है और कुछ पोर्शन नीचे नजर आ रहा है, तो इस बीम को हम क्या कहेंगे, टी बीम, और ये टी की शेप बना रहा है, ठीक है। तो
इस लटक को आप टेक्निकल जुबान में क्या कहेंगे? वेब ऑफ बीम, WEB, वेब। ठीक है, अब ये पूरा भी बीम के हिस्सा आएगा, ये पूरा पोर्शन, इसको हम कहते हैं फ्लेंज ऑफ बीम, FLANGE। ठीक है, तो ये टी बीम हो गया। तो ये सारा, ये भी जो आपको नजर आ रहा है, ये सारे क्या है? टी बीम है। इधर भी टी बीम है। अब ये कॉर्नर वाला देखिए, तो ये कौन सा बीम है? इसकी शेप देखो कौन सी बन रही है, इसको एल बीम कहेंगे। ठीक है जी, एल। इसकी वेब होगी और फ्लैंज इसकी एक ही साइड पे होगी। अब सिंपल जो रेक्टेंगुलर बीम था, जो इस तरह क्रॉस सेक्शन होता है, इसका डिजाइन करेंगे तो उसका मेथड अलग है। ठीक है, टी बीम और एल बीम के लिए जो डिजाइन होता है उसका मेथड अलग से है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टील शो हो रहा है ये कौन सा है? बीम का स्टील है, स्टीरअप है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल बॉटम बार्स है और ये टॉप बार्स है। स्टेयर की डिटेलिंग। अच्छा, स्टेयर के केस में पहले तो हम ये फिनोमेना समझ लेते हैं कि टेंशन जोन कहाँ होता है और कंप्रेशन जोन किधर होता है। बॉटम पे टेंशन होती है, सेम उसी तरह जिस तरह हम किस में थी, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में थी। ठीक है, बॉटम पे क्या होती थी? टेंशन, और टॉप पे कंप्रेशन। वही फिनोमेना इधर है। तो अब स्टेयर के केस में जो मेन बार्स देंगे वो अलोंग शॉर्टर स्पैन देंगे या अलोंग लॉन्गर स्पैन? लॉन्गर। लॉन्गर। लॉन्गर स्पैन, क्योंकि स्टेयर में बेंडिंग किधर आ रही है? मैक्सिमम लॉन्गर। अलोंग दी लॉन्गर स्पैन आ रही है। ठीक है, इस वजह से जो मेन बार होगी वो अलोंग लॉन्गर स्पैन होगी, और किधर होगी? जहाँ पे टेंशन जोन है, बॉटम पे। यानी ये वाली जो बार है ये कौन सी है? ये मेन बार है स्टेयर के केस में। ठीक है जी, और ये वाली जो बार है ये कौन सी है? इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहेंगे। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में शो हो रहा है। अब ये जो बार्स है आपकी अलोंग शॉर्टर स्पैन, ये कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। ठीक है जी, और ये जो अलोंग लॉन्गर स्पैन पड़ी हुई है ये सारी मेन बार्स है। बेंडिंग को कौन रेजिस्ट करेगी? अब वो देखो इस केस में बेंडिंग कैसे आएगी मैक्सिमम? इस तरह आएगी, इस साइड से सपोर्ट है, जिस तरह बीम में बेंडिंग आती है। तो इस वजह से हम मेन बार भी उस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए देते हैं, तो उसी स्पैन के अलोंग देंगे जहाँ बेंडिंग मैक्सिमम आ रही है। ये फिर बीम होता है स्ट्रिंगर बीम, जो इसका कुछ पोर्शन नीचे जमीन के अंदर होता है ताकि वो की बनी रहे, बॉन्ड बना रहे, और फिर इधर जाके लैंडिंग के साथ ये मर्ज होता है। तो ये स्टेयर्स की डिटेल होगी। इसमें भी क्या होता है? मेन बार्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं। मेन बार्स अलोंग लॉन्गर स्पैन, स्लैब से इन्वर्स है। स्लैब में मेन बार्स हम देते थे अलोंग शॉर्टर स्पैन, इसमें मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं अलोंग लॉन्गर स्पैन, और डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं अलोंग शॉर्टर स्पैन। ये एक और डिटेल आ गई और टाइप की। यहाँ पे भी देखो तो वही चीज है। अब ये मेन बार का डायमीटर देखो कितना उसने रखा है, नंबर 4। स्पेसिंग कितनी रखी है? 4 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी मेन बार ज्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार देखो तो डायमीटर वो सेम ही रख रहा है, लेकिन स्पेसिंग कितनी रख रहा है? 8 इंच सेंटर टू सेंटर। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या हो जाएंगी? ज्यादा ओपनली स्पेस्ड होंगी। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होगा? कम होगा। क्यों जरूरत पेश आई? मेन बार क्यों ज्यादा रखते हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि मेन बार किस चीज को रेजिस्ट करती है? बेंडिंग स्ट्रेसेस को, बेंडिंग लोड को। और इन चीजों में स्टेयर, स्लैब, इनमें डोमिनेट चीजें कौन सी हैं? बेंडिंग है। ठीक है, तो बेंडिंग को रेजिस्ट जब मेन बार्स कर रही हैं तो वो उनके नंबर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उनका साइज भी सम टाइम बड़ा होता है, और नंबर ऑफ मेन बार्स क्या होती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बार ज्यादा रखी जाती है।
फुटिंग फुटिंग डिटेलिंग में सबसे पहले बनता है जी फुटिंग लेआउट प्लान बनता है। जिस तरह बीम और कॉलम लेआउट प्लान हमने बनाया था बीम के और कॉलम के केस में, इसी तरह फुटिंग लेआउट प्लान भी बनाया जाता है। जब हर कॉलम की अपनी सेपरेट फुटिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड आइसोलेटेड फुटिंग। फुटिंग। अगर ये इस तरह हो जाती, लेट से ये कंबाइन हो जाती, तो ये कौन सी बन जाती है अब? कंबाइंड कंबाइन फुटिंग। फुटिंग। यानी दो या दो से ज्यादा कॉलम की एक ही फुटिंग रखेंगे तो वो क्या होगी? कंबाइंड कंबाइन फुटिंग। फुटिंग। अब पूरा ऐसे मैट डाल दें, ऐसे पूरा एक ही वो बेड पड़ा हो, इसको क्या कहेंगे? राफ्ट फुटिंग। ये राफ्ट फुटिंग होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। तो ये जो हमारा केस है ये आइसोलेटेड फुटिंग है। अब इनके डिफरेंट साइजेस हैं, इसलिए हम इनको डिफरेंट नाम भी दे लेंगे। F1 एक फुटिंग है, इसका और साइज होगा। F2 का और साइज है, F3 का और साइज है। तो लेआउट में एक्चुअली यही शो करना होता है कि किस जगह पे कौन सी टाइप ऑफ फुटिंग पड़ी है और उनके साइजेस क्या है। तो ये बन गया फुटिंग लेआउट प्लान। अब रिइंफोर्समेंट देखें तो हाँ जी, ये कौन सी वाली फुटिंग है? राफ्ट। ये किधर से राफ्ट आ गई यार? सर सारा बेड सा बना हुआ है इसलिए बोल। कंबाइन। राफ्ट इतने छोटे उसके लिए नहीं देते, ये कंबाइन फुटिंग है। देखो दो कॉलम निकल रहे हैं इसमें से। राफ्ट आप तब रिकमेंड करेंगे जब आपका जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स प्लाजा वगैरह बन रहे होंगे, आपने बनते देखे होंगे, उनमें राफ्ट डालते हैं। यानी जब हम डीप ना जा रहे हो तो हम राफ्ट देंगे। नॉर्मल जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है आपके, उसमें आइसोलेटेड दे रहे होते हैं ज्यादातर। अब ये आपके पास राफ्ट फुटिंग की डिटेल देखो, देखो पूरा बेड पड़ा हुआ है स्टील का, पूरा एक ही, और उसमें से डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कॉलम मार्चे हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह बॉटम पे अलोंग शॉर्टर स्पैन क्या होगा? मेन बार्स अलोंग लॉन्गर स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। फिर फुटिंग की लोकेशन के हिसाब से भी इसकी टाइप्स हैं तीन, के इंटीरियर फुटिंग है, एज फुटिंग है, या कॉर्नर फुटिंग है। स्टील डिटेलिंग सेम होती है ऑलमोस्ट। अगर ये इंटीरियर फुटिंग की स्टील डिटेलिंग देखें तो एक ये बॉटम पे बार पड़ी हुई है, ये कौन सी है हमारी? ये वाली मेन बार है। ठीक है, एक ये जो आपको डॉट सा नजर आ रहा है ये टॉप पे पड़ी है, ये कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो वही चीज़ है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसके बाद क्या है? ये जो ऊपर स्टील जा रहा है ये क्या है? ये डावल्स है। फुटिंग से डावल निकलते हैं बाहर, और वो किस चीज़ के साथ जाके लैप लगता है? कॉलम के स्टील के साथ। ठीक है, यानी डावल्स कुछ लेंथ तक बाहर निकालेंगे और ऊपर से कॉलम का स्टील आएगा, इसके साथ लैप होके ऊपर कॉलम का सरिया चला जाएगा। अब ये सारी टाइज है, ये कॉलम की टाइज है जो कॉलम का रिंग होता है। तो फुटिंग की जो रिइंफोर्समेंट है वो यही चीज़ है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। बाकी ये ऊपर कॉलम के डावल जा रहे हैं इस तरह, और फिर कॉलम का स्टील शुरू हो गया। ठीक है, अगर कॉर्नर फुटिंग देखें तो वो सिंपल, उसका शेप क्या होगी? एल शेप होगी। यानी इस साइड पे कुछ एक्सटेंशन नहीं होगी, जैसे इतना पोर्शन होगा। बाकी स्टील की डिटेल क्या है? सेम है बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, मेन बार्स, और कॉलम के डावल निकल रहे हैं। इसको फिर वो टेबल में भी शो कर रहा है, F1 की डिटेल क्या है, F2 की डिटेल क्या है, F3 की डिटेल क्या है, वो सारी इन्फोर्समेंट फिर उसने इधर लिखी हुई है। हाँ जी, फुटिंग के केस में और स्लैब के केस में जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करने का रूल है वो क्या है? सेम है। यानी मेन बार बॉटम पे होंगी और अलोंग शॉर्टर स्पैन होंगी। स्टेयर के केस में हमने क्या पढ़ा कि मेन बार कौन सी डायरेक्शन में होगी? लॉन्गर डायरेक्शन में लॉन्गर। होगी, यस। क्योंकि स्टेयर में बेंडिंग अलोंग लॉन्गर स्पैन आ रही होती है। तो ये यस। डिफरेंस आपने रखना है। अच्छा, फाइनल आ गई हमारे पास वॉल फुटिंग। इसमें कोई स्टील वगैरह नहीं होता। ठीक है,
सिंपल क्या है, पीसीसी डालनी है आपने, पीसीसी का बेड होगा 6 इंच का नॉर्मली देते हैं, और फिर ऊपर इंटू के स्टेप होते हैं, इसको स्टेप्ड फुटिंग भी कहते हैं, जो आपने पहले बात की, ये स्टेप लगे हुए हैं। अगर 9 इंच की दीवार रखनी है तो इसमें इतने स्टेप आएंगे, 1 2 3, और ऊपर 9 इंच की दीवार आ जाएगी। अगर 13.5 की रखनी होती तो अगर हम दीवार ऊपर 13.5 की बनाना चाह रहे हैं तो इसी को ऊपर सीधा ले जाते, यानी अगला स्टेप हमने 9 इंच वाला प्रोवाइड नहीं करना था। तो ये इंटीरियर फुटिंग है, ये कॉर्नर फुटिंग है, वॉल फुटिंग के केस में।